जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी बेटा, आप आवाज़ ठीक आ रही है? यस। वेरी गुड। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि हम एंटिटी फ्रेमवर्क को MVC के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं, और फिर हमने ADO.NET एंटिटी डाटा मॉडल को इस्तेमाल करते हुए ऑटोमेटिकली व्यूज़ को क्रिएट किया, एडिट के लिए लिस्ट व्यू को, और डिफरेंट व्यूज़ जो थे उनको हमने ऑटोमेटिकली क्रिएट किया। और उस लेक्चर में हमने एक भी लाइन कोड की नहीं लिखी थी, और हमने पूरा एक जो है वो मैनुअल सिस्टम बनाने का एक तरीकाकार देखा था। किसी ने अगर कोई प्रैक्टिस के दौरान किसी को कोई प्रॉब्लम पेश आई हो तो वो पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन है अगर। चले, अगर कोई क्वेश्चन आपका नहीं है उससे रिलेटेड तो फिर हम आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि HTML हेल्पर क्लासेस क्या होती हैं, और फॉर्म के अंदर जो कंट्रोल्स लगाते हैं हम। कंट्रोल्स फॉर एग्जांपल हमने जो टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हुए हैं, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाई हुई है, जो रेडियो बटन लिस्ट लगाई हुई है, डिफरेंट जो कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, उन कंट्रोल्स के ऊपर जो हम डाटा ले रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उन कंट्रोल से, उस डाटा को हम किस तरह से वैलिडेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रिक्वायर्ड है, अगर हम ये रिक्वायर्ड वैलिडेशन लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे। अगर मैं ये चाहता हूँ कि एज जो है वो 20 और 30 के दरमियान होनी चाहिए, तो उस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर मैं ये वैलिडेशन कैसे लगाऊंगा कि एज जो है वो इसके दरमियान होनी चाहिए। या मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटी का ईमेल एड्रेस एंटर किया जा सके, तो वैलिडेशन हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये होती है फॉर्म वैलिडेशन। जैसा कि हमने वेब फॉर्म्स के अंदर वो कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी सेट करके हमने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर, कंपेयर वैलिडेटर वगैरह देखे थे, इसी तरह वो वैलिडेटर्स हम यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम देखेंगे। और HTML हेल्पर क्लासेस के बारे में देखेंगे। HTML हेल्पर क्लासेस जो है, जैसा कि नाम से जाहिर है कि HTML को रेंडर करवाने के लिए क्लासेस हैं, यानी कि C# की क्लासेस हैं और HTML रेंडर करवाती हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, हम HTML के टैग भी तो लिख सकते थे। HTML के टैग्स जो है वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं, तो वो बैक एंड पे जो हमारे पास मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स के साथ स्ट्रांगली टाइप्ड टैग्स हमारे पास मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो वो स्ट्रांगली टाइप्ड टेक्स्ट बॉक्स HTML के अंदर मौजूद नहीं होता कि मैं उसको बाइंड कर सकूँ कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये बाउंड है स्टूडेंट के नाम के साथ। तो इस मकसद के लिए हेल्पर क्लासेस बनाई हुई हैं, MVC के अंदर हेल्पर क्लासेस मौजूद हैं। उन हेल्पर क्लासेस की मदद से आप जो है वो डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं, आप वैलिडेट कर सकते हैं डाटा को, आप जो है वो एरर मैसेज वगैरह को डिस्प्ले करवा सकते हैं, आप फॉर्म्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक्शन लिंक्स वगैरह लगा सकते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे पेज फॉर्म पे जाना हो तो कैसे, या एक व्यू से दूसरे व्यू पे जाना हो तो हम कैसे जा सकते हैं। ठीक है, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। जी वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी ना मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और वीडियो स्टूडियो हम स्टार्ट करते हैं, और उसके अंदर हम देखते हैं कि HTML हेल्पर क्लासेस हमारी किस तरह से हेल्प करती हैं। तो ये मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर मैंने कर दी है, शायद आपको नज़र आना शुरू हो गई नज़र आना शुरू। अभी लोड हो रही है सर। लोड हो, ठीक है, जी सर, आ रही है नज़र। आ रही है। ये मैं वीडियो स्टूडियो 2019 को स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले हम ना थोड़ा सा HTML हेल्पर क्लासेस के बारे में देख लेते हैं कि HTML हेल्पर क्लासेस किस तरह से होती है। मैंने आपको बुक बताई हुई है ना, बुक शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, ये वाली प्रोफेशनल ASP.NET MVC5.pdf जो है, ये बुक मैंने शेयर की हुई है आपके साथ। नो सर। अच्छा, अगर शेयर नहीं की तो मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। और इस बुक के ना हम चैप्टर नंबर 5 में है HTML हेल्पर क्लासेस के बारे में। तो वो चैप्टर नंबर 5 जो है उसके ऊपर ये है HTML हेल्पर क्लासेस, फॉर्म्स एंड HTML हेल्पर क्लासेस। पहले इसमें फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। पता है ना, जो हम टैग्स लगाते हैं, जो कंट्रोल्स लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स हो गया, रेडियो बटन लिस्ट होगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, बटन वगैरह हो गए, ये हमारे फॉर्म कंट्रोल्स होते हैं। पहले हम फॉर्म स्टार्ट करते हैं,
फॉर्म का टैग होता है। ASP.NET वेब फॉर्म्स के अंदर भी हम ऐसे ही करते रहे, क्योंकि हम वेब फॉर्म को ऐड करते थे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास फॉर्म ऐड हो जाता था और उस फॉर्म के अंदर हम कंट्रोल्स को लगाते जाते थे। यहाँ भी उसने फॉर्म्स को डिस्कस किया हुआ पहले कि फॉर्म्स हम कैसे बनाते हैं, और उसके बाद फिर HTML हेल्पर क्लासेस को डिस्कस किया हुआ है। तो इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस जो करना है वो ये करना है कि फॉर्म्स क्या चीज़ होती है, मेकिंग HTML हेल्पर क्लासेस वर्क फॉर यू, HTML हेल्पर क्लासेस हमें किस तरह से फैसिलिटेट करती हैं, हम किस तरह से इनपुट ले सकते हैं, और डाटा जो पहले से मौजूद है उसमें अगर एडिटिंग करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं यूजिंग HTML हेल्पर क्लासेस। और इसके अलावा अगर हमने कोई डिस्प्लेइंग या रेंडरिंग हेल्पर क्लासेस मीन्स के डाटा को एडिट नहीं करना या डाटा की इनपुट नहीं लेनी, जस्ट हम डाटा को डिस्प्ले करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का रिजल्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं या उसकी अटेंडेंस की परसेंटेज उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है वो हम इनपुट तो नहीं ले रहे, ना ही डाटा में कोई एडिटिंग कर रहे हैं, बल्कि वो जस्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो वो डिस्प्ले करने के लिए जो रेंडरिंग हेल्पर क्लासेस है वो कौन सी होती हैं, हमें किस तरह से हेल्प करती है, ये इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है वो एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर हम डाटा वैलिडेशन देखेंगे। तो बहरहाल अभी अगर आप देखें कि द फॉर्म टैग इज़ पावरफुल, कहते हैं वही क्वेश्चन जो हम पहले कर रहे थे कि HTML के टैग्स हमारे पास मौजूद हैं तो भी हम HTML हेल्पर क्लासेस क्यों बनाते हैं। तो कहता है यू माइट वंडर व्हाई बुक टारगेटेड अ प्रोफेशनल एट प्रोफेशनल वेब डेवलपर कवर्स द HTML फॉर्म टैग इज नॉट इट इजी टू अंडरस्टैंड। देयर आर टू रीजंस क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। द फॉर्म टैग इज पावरफुल, विदाउट द फॉर्म टैग द इंटरनेट वुड बी रीड ओनली रिपोजिटरी ऑफ बोरिंग डॉक्यूमेंटेशन। अगर फॉर्म टैग नहीं होगा तो हम कंट्रोल्स ऐड नहीं कर सकते। कौन से कंट्रोल्स ऐड नहीं कर सकते? टेक्स्ट बॉक्सेस को ऐड नहीं कर सकते, रेडियो बटन लिस्ट को ऐड नहीं कर सकते, ड्रॉप डाउन लिस्ट को ऐड नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं कि जस्ट पैराग्राफ्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, जस्ट हम उसके ऊपर कोई लिंक्स लगा सकते हैं। फॉर्म्स टैग ना हो तो हम उसके अंदर वो कंट्रोल्स नहीं ऐड कर सकते जो इंटरेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जब हम वो कंट्रोल ऐड नहीं कर सकेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो वेब एप्लीकेशंस हैं वो हमारी रीड ओनली डॉक्यूमेंटेशन रह जाएंगी। मीन्स के जस्ट हम उनको रीड कर सकते हैं, वन वे कम्युनिकेशन होगी, हम उसमें कोई इनपुट नहीं कर सकते या अपनी मर्जी से कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि फॉर्म जो टैग अगर ना होता तो हमारी सारी की सारी जो वेब एप्लीकेशन है या जो जितना भी इंटरनेट है वो सारे का सारा रीड ओनली रिपोजिटरी बन जाती है। यू वुड नॉट बी एबल टू सर्च द वेब और बाय एनीथिंग। हम कोई सर्चिंग ना कर सकते क्योंकि सर्च करने के लिए हमें सर्च बार चाहिए। सर्च बार के अंदर हम कोई वैल्यू लिखे और फिर सर्च का बटन प्रेस करें तो ये सर्च बार जो बनाना है हमने, टेक्स्ट बॉक्सेस लगाने या बटन वगैरह लगाने, ये सारे फॉर्म के कंट्रोल्स हैं। कहता है इफ एन इवल जीनियस, कि अगर कोई बुरा बंदा जो जीनियस हो, स्टोल ऑल द फॉर्म टैग्स, अगर वो फॉर्म टैग्स को चोरी कर ले हर वेबसाइट से आज की रात, सिविलाइजेशन वुड क्रम्पल बाय लंच टाइम टुमारो। सारी की सारी सिविलाइजेशन जो है ये तबाह हो जाएगी कल लंच टाइम तक। मीन्स के फॉर्म टैग हैं जिनकी मदद से हम सर्चिंग करते हैं, फॉर्म टैग्स ही हैं जिनकी मदद से हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, टैग्स ही हैं जिनकी मदद से हम अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं। फॉर्म टैग्स के थ्रू ही हम एक्चुअली अपने वो ट्रांसफर्स करते हैं, अपनी मनी विदड्रॉ करते हैं, वट एवर जो भी हम करते हैं इंटरनेट के ऊपर वो फॉर्म टैग्स के थ्रू ही करते हैं। मैनी डेवलपर कमिंग टू MVC framework have been using ASP.NET web forms. Web forms don't expose the full power of form tag. उस वेब फॉर्म्स के अंदर भी हम फॉर्म टैग को यूज़ करते रहे लेकिन वो फुल पावर के अंदर इस्तेमाल नहीं करते रहे। यू कुड से वेब फॉर्म्स मैनेज एंड एक्सप्लॉइट द फॉर्म टैग फॉर देयर ओन पर्पस। इट इज़ easy to excuse the web form developers who forgets that the form tag is capable of such as creating an HTTP GET request. आपको पता है ना फॉर्म टैग के अंदर जो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। HTTP गेट मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और HTTP पोस्ट मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम फॉर्म टैग्स को मीन्स के उससे इनपुट नहीं लेनी, उसमें कोई रेंडरिंग वगैरह नहीं करनी, उसमें कोई आपने डाटा को मैनिपुलेशन नहीं करनी है, तो आपके पास जो आपने फॉर्म टैग को यूज़ करना है वो जस्ट गेट रिक्वेस्ट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। मीन्स के डाटा को गेट करेंगे और डाटा को डिस्प्ले करेंगे। अगर आप डाटा में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है उसका पोस्ट मेथड आप इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल ये चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं, हम आगे भी देखेंगे। एक्शन एंड द मेथड, ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्म टैग उसने लिखा है, एक्शन है उसका bing.com।
बिंग के ऊपर जा रहा है, बिंग के ऊपर सर्च के ऊपर जा रहा है, और सर्च में वो कह रहा है कि क्यू नाम से एक टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं। ये देखिए ना, इनपुट ये HTML का टैग है और उसकी टाइप टेक्स्ट है, मीन्स कि ये एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, और उस टेक्स्ट बॉक्स के बाद एक बटन लगा रहा है क्योंकि टाइप सबमिट है, और उस सबमिट टाइप की वजह से एक बटन बन रहा है और उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा सर्च। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू लेकर सर्च करेंगे वो यहाँ पे एक्शन, मीन्स के वो फॉर्म जब पोस्ट बैक होगा तो वो यहाँ पे वो आपकी वैल्यू को भेजेगा। कहाँ पे? www.bing.com पे ये वैल्यू भेज देगा जो आपने यहाँ से कैप्चर की है। ये भी हम देख भी लेते हैं जब हमारा वीओ स्टूडियो ऑन हो जाता है। ये वीओ स्टूडियो स्टार्ट हो गया, बल्कि वीओ स्टूडियो के अंदर हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम उसके अंदर ये भी देखेंगे कि ये किस तरह से ये टैग जो है वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस टैग के अगेंस्ट ये देखिए ना, ये इस टैग के अगेंस्ट अगर हम HTML हेल्पर क्लासेस को देखें कि वो किस तरह से रेंडर करवाएंगी, तो HTML ये देखिए गेट और पोस्ट मेथड की डिस्कशन है यहाँ पे। इसको बड़ी बड़ी यूजफुल डिस्कशन है कि कि हमने फॉर्म मेथड में से गेट मेथड को कब इस्तेमाल करना है, पोस्ट मेथड को कब इस्तेमाल करना है। तो ये आपने इसको देख लेना है अब, और उसके बाद हम चलते आगे। ये देखिए, ये उसने कहा है जी फॉर्म टैग्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ पे? अपने कंट्रोलर्स के लिए। पहले तो हमने उसको क्या किया, www.bing.com के ऊपर अपनी वैल्यूज़ को भेजा है। वो भी कर सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल सर्वर के ऊपर। हम एक्शन मेथड के अंदर जो भी वो एड्रेस लिखेंगे उस एड्रेस के ऊपर हमारी ये वैल्यूज़ चली जाएंगी। अगर मैं वो किसी एक्सटर्नल सर्वर के ऊपर भेजना चाहता हूँ तो जिस तरह वहाँ पे भेजी है www.bing.com के थ्रू, उस तरह भेज सकते हैं। अगर अपने ही सर्वर के ऊपर, मीन्स कि अपने कंट्रोलर के अंदर जो मेथड्स लिखे हुए हैं, ये देखिए उनको एक्सेस किया जा रहा है कि रूट डायरेक्टरी के ऊपर एक होम कंट्रोलर पड़ा हुआ है और होम कंट्रोलर के अंदर सर्च का एक्शन मेथड लिखा हुआ है। होम कंट्रोलर के अंदर जो सर्च एक्शन मेथड है उसको गेट मेथड के थ्रू गेट करना है और उसके अंदर ये वैल्यूज़ रेंडर करवानी है। ये आप कर सकते हैं। अपने व्यू के अंदर आपके ये दो कंट्रोल्स नजर आएंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स होगा और एक उसके साथ बटन लगा होगा, और जब आप वैल्यूज लिख के बटन को प्रेस करेंगे होम कंट्रोलर का सर्च एक्शन मेथड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये करने के बाद अगर हम इसको आगे देखें कि ये उसने एक्शन रिजल्ट लिख लिया है कि जो सर्च एक्शन मेथड मैंने कहा है ना कि वो एग्जीक्यूट होगा, वो सर्च एक्शन मेथड जो है वो बैकएंड पे किस तरह से होगा वो उसने एक्शन मेथड लिख दिया है कि स्टोर db.albums। ये स्टोर db क्या है? ये एक्चुअली वो ADO.NET एंटिटी डाटा मॉडल में जो डाटा कंटेक्स्ट क्लास होती है, DB कंटेक्स्ट क्लास, उससे जो उसकी जो चाइल्ड क्लास होती है उसका जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ये स्टोर db वो ऑब्जेक्ट है। जिस तरह हम वहाँ पे लिख लेते थे ना, फॉर एग्जांपल DB कंटेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स, तो सारे सारे स्टूडेंट्स फैच होकर आ जाते थे। इस तरह यहाँ पे उन्होंने स्टोर डीबी वो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, स्टोर डीबी डॉट एल्बम्स डॉट इंक्लूड डॉट वे डॉट टेक। तो ये वो सारे का सारा जो लिंक क्यूरी है वो एग्जीक्यूट होगी, और लिंक क्यूरी एग्जीक्यूट होकर सारी एल्बम्स रिटर्न होगी जो इस क्राइटेरिया के साथ मैच कर रही हैं। ठीक हो गया जी, ये उसने एक्शन मेथड का बता दिया हमें। आगे ये जो व्यू बनना है उस व्यू के बारे में बता रहा है कि वो व्यू किस तरह से बनेगा, कि वो व्यू में हमारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, आर्टिस्ट, टाइटल और प्राइस आएगी, ये टेबल बनेगा और उस टेबल के नीचे एक फॉर ईच लूप लगेगा और उस मॉडल में से वो जितनी भी वैल्यूज़ आई हुई हैं एल्बम्स की वो सारी की सारी एल्बम्स डिस्प्ले कर देगा। आइटम्स डॉट आर्टिस्ट डॉट नेम, आर्टिस्ट के नाम को डिस्प्ले करेगा, टाइटल को डिस्प्ले करेगा और उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है जी। अच्छा, हमने तीन चीज़ें देख ली हैं, बल्कि ये उसका रिजल्ट भी देख लें कि इस तरह से ये रिजल्ट वो कह रहा है कि डिस्प्ले होगा, आर्टिस्ट होगा, टाइटल होगा और उसकी प्राइस वगैरह डिस्प्ले होगी। तो ये जो चीज़ें हमने देखी हैं, ये देखिए लोकल होस्ट के ऊपर होम के अंदर सर्च के ऊपर जाके क्यूरी स्ट्रिंग क्यू के अंदर इज इक्वल टू वर्क, इनके क्यू के अंदर वर्क पास किया है। क्यू क्या था? क्यू वो टेक्स्ट बॉक्स था जो हमारे फॉर्म में रेंडर होना था, उसके अंदर हमने वर्क पास किया है कि जिस चीज़ के अंदर वर्क आ रहा है वो देखिए ना, यहाँ पे मेन एट वर्क आ रहा है, ये देखिए होम वर्क आ रहा है, यहाँ पे पियानो वर्क आ रहा है।
तो इस वजह से वो जहाँ पे भी वर्क आ रहा था उसने वो सर्च करके ले आया, वो सारे रिजल्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी, एक तो फॉर्म टैग को देखा, फॉर्म टैग क्या होता है और उस फॉर्म टैग के अंदर हम एक्शन मेथड कैसे लिखते हैं। उस एक्शन मेथड के अंदर हम कोई एक्सटर्नल सर्वर का एड्रेस भी दे सकते हैं और अपने किसी एक्शन मेथड को भी एड्रेस कर सकते हैं कि जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये वाला एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होगा, जिस तरह यहाँ पे उसने सर्च एक्शन मेथड को एग्जीक्यूट करवाया है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट फिर व्यू जो रेंडर होना है, वो व्यू भी उसने बता दिया है कि ये सर्च व्यू है, ये सर्च व्यू इस तरह से रेंडर होगा, और उसके अगेंस्ट जो ब्राउजर के अंदर व्यू नजर आना है वो व्यू भी आपको यहाँ पे उसने दिखा दिया है कि इस तरह से ब्राउजर के अंदर व्यू रेंडर होकर नजर आएगी। जी समझ आ गई बात यहाँ तक? जी बेटा मेरे साथ ही हो ना आप लोग? यस तो मैं इसको ना अभी एग्जीक्यूट करने लगा हूँ, मैं इसके आपको डेमोन्स्ट्रेट करने लगा हूँ। एमवीसी के अंदर एक्चुअली वो थोड़ा स्लो है, तो इस वजह से मैंने कहा कि जितने में ये स्टार्ट होता है मैं उधर चला जाऊँ। ये एस पी स्टैंडर्ड वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन जो है वो वेब एप्लीकेशन हम चूज़ किया हुआ था हमने पहले। टेम्पलेट को चूज़ करके नेक्स्ट करते हैं, और जितने में ये नेक्स्ट होता है हम यहाँ से आगे चल जाते हैं, थोड़ा सा मजीद पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये HTML.begin फॉर्म, पहले हम फॉर्म टैग को इस्तेमाल करते थे ना, फॉर्म टैग की बजाय यहाँ पे उसने HTML हेल्पर क्लास को ले आया। वो ये देखिए @using, जब हम डेटाबेस कनेक्शन को यूज़ करते थे अगर आपको याद हो, तो वो क्योंकि डेटाबेस जो आपके कनेक्शन होते हैं वो बड़े यूज़फुल रिसोर्सेज होते हैं, बड़े प्रेशियस रिसोर्सेज होते हैं। कोई भी कनेक्शन आप ओपन नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि कोई भी कनेक्शन अगर ओपन रह गया तो वो कनेक्शन यूजलेस है, क्योंकि जो भी बंदा आएगा डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा वो अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा और उस कनेक्शन के थ्रू डेटाबेस के साथ सारी कम्युनिकेशन करेगा। जब वो कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, मीन्स के कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, तो कोई नया बंदा आएगा तो उस कनेक्शन के थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकता है उसी कनेक्शन को ओपन करके। लेकिन अगर पहले यूज़र ने उस कनेक्शन को क्लोज नहीं किया और वो उसने बंद कर दिया, वो पहला कनेक्शन ओपन रहेगा, दूसरा यूज़र उस कनेक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरा यूज़र जो भी कनेक्शन वो कम्युनिकेशन करना चाहेगा वो अपना कनेक्शन बनाएगा और वो कम्युनिकेशन करेगा। तो इस सूरत में अगर आप कनेक्शन क्लोज नहीं करेंगे तो वो कनेक्शन हर एक यूज़र अपना कनेक्शन बनाएगा और वो साइट को लीव कर जाएगा और वो कनेक्शन ओपन रहेगा। ऐसी सूरत में वो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक वक्त पे 500 यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है या 1000 यूज़र इंटरेक्ट कर सकते हैं। जब वो 1000 यूज़र ने इंटरेक्ट किया, वो कनेक्शन ओपन हैं, आपने किसी कनेक्शन क्लोज नहीं किया, वो कनेक्शन ओपन है, तो अब जब आपने 1001 नंबर यूज़र जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसको आगे से एक्सेस डिनाई हो जाएगी कि आगे कनेक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये प्रेशियस रिसोर्सेज को आपको ज़रूरी है कि जब भी ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करें उनको साथ ही क्लोज भी कर दिया करें। लेकिन मसला ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कनेक्शन ओपन किया, कोई क्यूरी एग्जीक्यूट की और क्यूरी के अंदर कोई एक्सेप्शन आ गई, तो वो आपको आपकी वेबसाइट क्रैश कर गई, आपका प्रोग्राम क्रैश कर गया, या वो वहाँ से उसने कैच कर लिया एक्सेप्शन को और वो कैच वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करवा दिया आपने। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो कनेक्शन क्लोज जो आपने कनेक्शन डॉट क्लोज आखिर पे लिखा हुआ था कि इस कनेक्शन क्लोज भी करना है, अभी वहाँ पे कंट्रोल पहुँचा ही नहीं था, तो आपका वो कोई एक्सेप्शन की वजह से वहाँ से आपकी वो बाईपास होगी, मीन्स के वो क्रैश कर गई या आप कैच ब्लॉक के अंदर चले गए और वो जो स्टेटमेंट थी कनेक्शन डॉट क्लोज वाली वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, तो वो कनेक्शन तो ओपन रहेगा। ऐसी सूरत में ना फिर यूजिंग, ये जो यूजिंग लिखा हुआ है ना, ये हम कीवर्ड यूज करते हैं सी शार्प के अंदर, और हम एट द रेट यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, एट द रेट इसलिए लगा हुआ है कि ये सी शार्प का कोड स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया था और ये आप जानते हैं कि रेजर व्यू इंजन के अंदर अगर आप सी शार्प का कोड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एट द रेट लगा के, और जब भी आप टैग लिखेंगे तो वो टैग डालेगा कि ये HTML का कोड है। जब एट द रेट लिखा हुआ है तो शार्प का कोड है। तो यहाँ से उसने यूजिंग SQL कनेक्शन CON इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। अब वो CON आपने यूज़ करना है
वो जब उस ब्लॉक के अंदर रहेंगे तो उस ब्लॉक के अंदर वो कनेक्शन ओपन रहेगा। जो ही उस ब्लॉक से बाहर निकलेंगे, बेशक वो क्लोज वाली स्टेटमेंट आपने नहीं भी लिखी, ऑटोमेटिकली कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। यही फ़ायदा यहाँ भी है कि फॉर्म को हम स्टार्ट करते हैं तो फॉर्म को हमने क्लोज भी करना होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फॉर्म के टैग को हमने स्टार्ट किया था, तो फॉर्म के टैग को आखिर में क्लोज भी करना है। लेकिन यहाँ पे जब हमने यूजिंग स्टेटमेंट को यूज़ किया है तो इस कीवर्ड के ज़रिए हमें जैसे ब्रैकेट बंद कर दिए, फॉर्म को क्लोज करने की जरूरत नहीं आती। जी नज़र आ रही है स्क्रीन? Yes, जी sir. हाँ जी। तो बात ये हो रही थी कि वो यूजिंग जब आप कीवर्ड यूज़ करते हैं तो उस यूजिंग कीवर्ड के बाद जो है वो ब्रैकेट क्लोज करना, वो फॉर्म को क्लोज करना ज़रूरी नहीं होता। ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक जो है वो ख़त्म होगा तो फॉर्म क्लोज हो जाएगा। अच्छा, तो HTML हेल्पर क्लास यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है HTML डॉट बिगिन फॉर्म। तो चूँकि HTML जो ये हेल्पर क्लासेस हैं ये C# की क्लासेस हैं, तो इस वजह से ये @ सिंबल उससे पहले लगाना है। तो यूजिंग कीवर्ड भी C# का कीवर्ड है। तो HTML हेल्पर क्लासेस को स्टार्ट करते हुए आप @ लगाते हैं, क्योंकि आप C# कोड में जाना चाहते हैं टैग लिखते हुए, और आप HTML हेल्पर क्लासेस को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। डॉट लगाएंगे तो सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। उन क्लासेस में से जो क्लास आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे बिगिन फॉर्म यूज़ किया है तो आप उसको इस क्लास को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। ये बिगिन फॉर्म एक्चुअली वो बिगिन फॉर्म का ऑब्जेक्ट आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, उसके अंदर ये आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मीन्स कि वो फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। HTML हेल्पर से में वो कह रहा है कि HTML हेल्पर में ये बिगिन फॉर्म जो है ना, ये HTML हेल्पर है, इसको इस तरह भी कर सकते थे। यूजिंग ना इस्तेमाल करते तो आप लिखते हैं @HTML डॉट बिगिन फॉर्म और एंड पे @end फॉर्म। ठीक है ना।
कि यहाँ पे आप HTML के ज़रिए खुद ही बिगिन करते फॉर्म को, खुद ही एंड करते फॉर्म को, और अगर आप ये चाहते हैं कि वो खुद ब खुद ही इसको एंड कर दे, क्लोज कर दे, तो यूजिंग इस्तेमाल कर लें और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दे, जो ही वो ख़त्म होगा ऑटोमेटिकली फॉर्म क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। HTML हेल्पर क्लासेस की यहाँ पे उसने बताई है कि फ़ायदा क्या है आपको, और HTML हेल्पर क्लासेस हमारी बाइंडिंग के अंदर में किस तरह से हेल्प करते हैं। तो ये वो सारी चीज़, ये देखिए बिगिन फॉर्म, सर्च, होम, कि सर्च का एक्शन मेथड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं होम कंट्रोलर के अंदर, और जो मेथड है फॉर्म डॉट गेट मेथड आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। उसके साथ आप मज़ीद भी न्यू ये ऑब्जेक्ट टाइप का आप कोई भी पास कर सकते हैं जो HTML वैल्यू है, एट्रीब्यूट। तो ये देखिए टारगेट जो है उसने ब्लैंक सेट किया है, मीन्स के जब भी ये फॉर्म होगा तो ये नई विंडो के अंदर ये फॉर्म ओपन होगा, पुरानी विंडो के अंदर ओपन नहीं होगा, एक नई विंडो ओपन होगी किसकी, ब्राउज़र की, और उस ब्राउज़र की विंडो के अंदर ये फॉर्म ओपन होगा। चलिए दोबारा चलते हैं, हम कहाँ पे पहुँचे। वेब एप्लीकेशन 1 के अंदर मैं इसका नाम देना चाहता हूँ हेल्पर क्लासेस क्रिएट। बहुत स्लो है यार ये सिस्टम बाहर। चले इतने में हम ना आगे देख लेते हैं मज़ीद। तो हमने अभी तक ये पढ़ लिया फॉर्म टैग्स बहुत ज़रूरी है। हमने वेब फॉर्म्स पढ़े, उनमें फॉर्म टैग्स को इस्तेमाल करते रहे, और फॉर्म टैग्स अगर ना हो तो हमारी जो इंटरनेट है वो सारी सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी हमारी। तो ये पढ़ते पढ़ते हमने ये देखा कि फॉर्म टैग्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, HTML के टैग्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर हमने ये भी देखा कि HTML जो हेल्पर क्लासेस हैं उनको भी इस्तेमाल करते हुए हम बिगिन फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। बिगिन फॉर्म के ज़रिए फॉर्म बना सकते हैं और उस फॉर्म के अंदर हम कंट्रोल्स वगैरह को लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये और फिर हमने जो के अगेंस्ट जो एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होना है उस एक्शन मेथड को भी देख लिया, और उस एक्शन मेथड के अगेंस्ट जो व्यू रेंडर होना है वो व्यू भी देख लिया, और ब्राउज़र के अंदर जिस तरह से व्यू नज़र आता है वो भी देखा हमने इनसाइड HTML हेल्पर क्लासेस। एक्चुअली होता क्या है HTML हेल्पर क्लासेस में, ये देखिए HTML डॉट लगाएंगे ना, ये सारी क्लासेस डिस्प्ले हो जाएंगी। कौन सी क्लास आपने इस्तेमाल करनी है वो क्लास आप चूज़ कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो है ये आपका C# की क्लासेस है, लिहाजा वो C# वाली सारे कंसेप्ट उसके अंदर यूज़ होते हैं। एक्सटेंशन क्लासेस यूज़ हो सकती है, एक्सटेंशन मेथड भी यूज़ हो सकती है। तो वो बहरहाल उसकी तफसील हम देखते हैं अगर हमारे पास ये चल जाता है। एम्प्टी हमने उसको रखना है, हमें सी एप्लीकेशन बनानी है, इसको क्रिएट कर लेते हैं। इस दौरान ना कहता है सेटिंग अप द एल्बम एडिट फॉर्म। एल्बम को एडिट करना है तो किस तरह सेट करेंगे, ये देखिए यूजिंग HTML डॉट बिगिन फॉर्म। बिगिन फॉर्म स्टार्ट हो गया। यहाँ पे उसने लिखा है HTML डॉट वैलिडेशन समरी। वैलिडेशन समरी मीन्स के जितने वैलिडेशन एरर्स आने हैं वो यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। उसमें कहता है प्रॉपर्टी, तो वो जो प्रॉपर्टी है क्लास की प्रॉपर्टी लेवल के जो एरर्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दें। तो वो देख लेते हैं हम प्रॉपर्टी लेवल के एरर क्या होते हैं और किस तरह से उनको हम ऐड करते हैं या एक्सक्लूड करते हैं। तो ये देखिए HTML बिगिन फॉर्म, ये आप पहले देख चुके हैं। HTML बिगिन फॉर्म भी हेल्पर क्लासेस है, डॉट बिगिन फॉर्म HTML है ना, डॉट बिगिन फॉर्म। तो ये HTML हेल्पर क्लास है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें तो वैलिडेशन समरी, ये भी हेल्पर क्लास है, HTML डॉट वैलिडेशन समरी। वैलिडेशन समरी हेल्पर डिस्प्लेज द अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैलिडेशन एरर्स इन द मॉडल स्टेट डिक्शनरी। ठीक है, द बूलियन पैरामीटर यू आर यूजिंग विद द वैल्यू ऑफ ट्रू, कौन सा, एक्सक्लूड प्रॉपर्टी एरर, ये हमने यूज किया था ना, उसकी वैल्यू ट्रू रखी थी। इज टेलिंग द हेल्पर टू एक्सक्लूड प्रॉपर्टी लेवल एरर्स। In other words, you are telling the summary to display only the errors in the model state associated with the model itself and exclude any errors associated with the specific model property. अच्छा, अगर आप वो मॉडल प्रॉपर्टी लेवल्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इस तरह से ऐड मॉडल एरर कर सकते हैं।
कि वो आप उस मॉडल पे एरर जो है वो डिस्प्ले कर दें, दिस इज ऑल रॉन्ग या व्हाट इज टेरिबल नेम, ठीक है ना। वो कोई भी आप एरर्स को इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस तरह से मॉडल एरर्स में, मॉडल स्टेट के अंदर उस एरर को ऐड कर सकते हैं। तो बहरहाल ये आगे चल के हम देखते हैं एरर्स को हम कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो बहरहाल अभी चलते हैं हम दोबारा, ये इन हेल्पर क्लासेस में से चंद हेल्पर क्लासेस को मैं इस्तेमाल करके आपको बताता हूँ, थोड़ी सी वैलिडेशन करते हैं कि कैसे अप्लाई होती है। बाकी और सुनाए, प्रोजेक्ट वगैरह किसी का कंप्लीट हो गया? जी बेटा, किसी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ किसी का? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सर आ रही है। आ रही है, चले। तो स्क्रीन भी नज़र आ रही है आपको? ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर आपके सामने नज़र आना शुरू हो गया। आ रही है नज़र स्क्रीन? Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे ना मैं HTML हाइपर क्लासेस के बारे में बताने के लिए पहले मैं ना एक मॉडल्स में ना एक स्टूडेंट क्लास जो है वो ऐड कर लेते हैं मॉडल क्लास के तौर पे। ऐड क्लास, इस क्लास का नाम जो है ना वो हम रख लेते हैं स्टूडेंट क्लास। सिस्टम पता नहीं था क्यों स्लो है इस साइड। MS टीम्स जो है वो कोई हैवी सॉफ्टवेयर है वट एवर। क्लास का नाम हमने यहाँ पर रख लिया स्टूडेंट। क्लास हमने मॉडल्स के अंदर स्टूडेंट के नाम से ऐड कर ली है। उस स्टूडेंट क्लास के अंदर मैं 2-4 प्रॉपर्टीज रख लेता हूँ। स्टूडेंट क्लास के अंदर यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए आपको पता है PROP 2 मरतबा टैब को प्रेस करते हैं तो प्रॉपर्टी ऐड हो जाया करती है। यार कैंसिल भी नहीं करने दे रहा। शुक्र है। इसकी आईडी, स्टूडेंट की आईडी होगी, स्टूडेंट का नेम होगा PROP 2 मरतबा टैब, जब वो स्ट्रिंग होती है तो ये नेम होगा और
AROP 2 मतबा टैब, उसका जेंडर कर लेते हैं। जेंडर जो है वो स्ट्रिंग में आएगा। एक सिटी कर लेते, चलिए ये प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। चलिए 2-4 प्रॉपर्टीज हमने बना ली हैं स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज। अब इस मॉडल के साथ ना मैं बाइंड करना चाहता हूँ अपने एक व्यू को, बाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक कंट्रोलर के अंदर एक कंट्रोलर का ऐड करता हूँ, स्टूडेंट कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम है सिर्फ 5 empty कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर। इसको ऐड कर लिया हमने। मॉडल क्लास बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, जिस तरह मैंने स्टूडेंट की क्लास बनाई है। ये मॉडल क्लासेस बनाने की पहले यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक प्रॉब्लम थोड़ी सी बनी हुई है घर में, थोड़ी सी अम्मी मेरे बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो जिस वजह से ना वो प्रॉपर जो है वो मैं आपकी निगरानी नहीं कर पा रहा। तो थोड़ा सा आप भी ताउन करें, क्योंकि ये कोर्स ज़ाहिर है आपने उसको कवर करना है। और उस कोर्स का तकाजा यही है कि आपको वेब डेवलपमेंट जो है वो आती हो, मीन्स कि आप MVC को यूज़ करते हुए या वेब फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, और उन आप प्रोफेशनल लेवल पे वो एप्लीकेशन बना सकते हो। उसके लिए मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। मीन्स के जो आपको हेल्प चाहिए हो वो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सिर्फ ये है कि जिस तरह वो एक एक मीन्स के स्पून फीडिंग होती है वो मैं नहीं कर पा रहा अभी, उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो ताउन कर सकते हैं आप करें, और उसमें आपका फ़ायदा है। और यकीनन मेरे लिए भी ये सक्सेसफुल कोर्स सक्सेसफुल होने की ये यही एक इंडिकेशन है कि अगर आपका प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली हो जाता है तो उसमें कोशिश करें। आप लोग जब कोशिश नहीं करते हैं ना तो आप वो गुम होते हैं। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आपको पता नहीं होता कि हमने इसका अप्लाई करना भी है या नहीं करना, कैसे करना है, आप चुप करके बैठ जाते हैं। और टीम्स के ऊपर जो है चूँकि मुझे पता नहीं चल रहा होता है कि आपको समझ आई या नहीं आई, तो ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को कोप करने के लिए ना आप भी कोशिश किया करें, ठीक है। सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो कोर्स जो है वो सक्सेसफुली आप तक डिलीवर हो। तो ये एक्शन रिजल्ट हमने बना लिया। एक्शन रिजल्ट के अंदर ना ये एक्शन रिजल्ट ऑटोमेटिकली बन गया। ये कंट्रोलर हमने बनाया स्टूडेंट कंट्रोलर, और उस कंट्रोलर के अंदर एक इंडेक्स एक्शन मेथड ऑलरेडी बन गया है। इस इंडेक्स एक्शन मेथड के अंदर मैं करना क्या चाहता हूँ, एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, एक व्यू बनाना चाहता हूँ जिसके ऊपर स्टूडेंट की वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर सकूँ, स्टूडेंट का नाम वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट को अगर गेट करना चाहिए, देखिए मैं लिखता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर तो मौजूद है मेरे पास, लेकिन स्टूडेंट क्लास जो मैंने बनाई हुई है मॉडल्स के अंदर, वो स्टूडेंट क्लास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि अगर आप देखें कि स्टूडेंट क्लास है कहाँ पे, स्टूडेंट क्लास है HTML हेल्पर क्लासेस डॉट मॉडल्स के अंदर। इसकी ये एक नेम स्पेस है मॉडल्स की। हम हैं कहाँ पे, जहाँ पे हम स्टूडेंट क्लास को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम नेम स्पेस के अंदर हैं जो कंट्रोलर्स है, कंट्रोलर्स के नाम से है HTML क्लासेस, जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है डॉट कंट्रोलर्स। ये कंट्रोलर्स नेम स्पेस के अंदर हम मॉडल्स नेम स्पेस की किसी क्लास को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस नेम स्पेस को पहले यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं यूजिंग हेल्पर क्लासेस डॉट मॉडल्स। तो मॉडल्स को यहाँ पे मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो अब मॉडल्स में से स्टूडेंट क्लास मेरे पास अवेलेबल होगी। यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट, और अगर आप देखें तो अब जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे कंट्रोलर के साथ स्टूडेंट क्लास भी अवेलेबल है। इस स्टूडेंट क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। उसका
इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट के ना मैं वो वैल्यू सेट करता हूँ, वही 1 इंटीजर वैल्यू दे देते हैं मेल, और आगे दे देंगे। ये अपने एचडी के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया स्टूडेंट का। मैं ये डाटा डिस्प्ले करना चाहता हूँ कहाँ पे, व्यू के ऊपर। तो ये एसटीडी को पकड़ के ये फोल्डर पाएंगे, ये कन्वेंशन आपको ऑलरेडी पता है। स्टूडेंट फोल्डर के अंदर अभी इस वक्त कोई व्यू नहीं पड़ा हुआ, तो देखिए व्यू कैसे क्रिएट करते हैं। इंडेक्स के ऊपर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने ऐड व्यू करना है। जब ये मेन्यू अपीयर होगा, इसमें ऐड को महसूस किया, ऐड करना है, व्यू को ऐड करना है, एम्प्टी विदाउट या विद मॉडल एम्प्टी। तो मैं विद मॉडल एम्प्टी करना चाहता हूँ, उसका नाम इंडेक्स भी शक रहने दो। मॉडल क्लास है कौन सी है, ठीक है ना, ये स्टूडेंट हेल्पर क्लास आ गई यहाँ पे, इसको मैंने ऐड कर दिया। जब तक ये व्यू ऐड होता है मैं कहीं जा नहीं सकता। अगर मैं जा सकता होता तो मैं यहाँ पे ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट के अंदर जो रूट है उसको कन्फिगर कर देता। मीन के होम कंट्रोलर की बजाय डिफ़ॉल्ट जो रूट है उसका वो स्टूडेंट कंट्रोलर कर देता, स्टूडेंट कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड। दोबारा अभी उसको कर लेने दें, व्यू क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि हमने एम्प्टी व्यू का बोला है, तो एम्प्टी व्यू को बड़ी क्विकली क्रिएट हो जाना चाहिए, लेकिन ये टाइम ले रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। ये एम्प्टी व्यू क्रिएट हो गया है। मॉडल अगर आप देख लें तो वो HTML हेल्पर डॉट मॉडल्स के अंदर स्टूडेंट जो है वो मॉडल के तौर पे यहाँ पे अवेलेबल है। मैं स्टूडेंट का डाटा डिस्प्ले करना चाहता हूँ। स्टूडेंट का डाटा डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, टेबल डाटा है, तो मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। और भी दो टेबल, इस टेबल के अंदर ज़ाहिर टी आर होंगी और टी डीज होंगी। टी आर के अंदर दो टी डीज होंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ना करना चाहता हूँ आईडी डिस्प्ले करना चाहता हूँ। यहाँ पे उस स्टूडेंट की आईडी आएगी। इसी तरह मैं नेम डिस्प्ले करना चाहता हूँ और नेम आएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक तो ये है कि मैं यहाँ पे खुद लिख रहा हूँ, जिस तरह आईडी, यहाँ पे मैं उस स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे उस मॉडल को एक्सेस कर लूँ। एक तरीका तो ये ऐसे करके कर लूँ। एक तरीका ये कि मैं हेल्पर क्लासेस को इस्तेमाल करूँ, ठीक है ना, हेल्पर क्लासेस को इस्तेमाल करूँ। हेल्पर क्लासेस को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि मैं यहाँ पे लिखूँ @HTML डॉट। अब ये देखिए कि वो HTML डॉट्स के साथ बहुत सारी हेल्पर क्लासेस आ गई हैं जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें, लेबल फॉर, लिस्ट बॉक्स फॉर, नेम फॉर, ठीक है। ये वो हेल्पर क्लासेस हैं जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स फॉर, टेक्स्ट एरिया फॉर। ये दो तरह के आप देख रहे होंगे कि दो तरह के वेरिएंट्स हैं HTML हेल्पर क्लासेस के। जिस तरह ये आप देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स फॉर। टेक्स्ट बॉक्स सिंपल ये है कि आपने वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू अगर डिस्प्ले करनी है तो वो आप टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रांगली टाइप टेक्स्ट बॉक्स लिखना चाहते हैं कि वो टेक्स्ट बॉक्स किसी खास मकसद के लिए हो और उसमें डाटा बाइंड हो जो कि आपके मॉडल का डाटा है, तो वो आप स्ट्रांगली टाइप जो हेल्पर क्लासेस को इस्तेमाल करेंगे वो है टेक्स्ट बॉक्स फॉर।
ठीक है, टेक्स्ट एरिया फॉर, ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर, लिस्ट बॉक्स फॉर। तो ये हम यहाँ पे देखें ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ डिस्प्ले नेम फॉर, हमें यहाँ पे नाम डिस्प्ले करना है, किसका नाम डिस्प्ले करना है। यहाँ पे देखिए मैं इसको मॉडल को स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए मैंने बोला कि मॉडल में से एम आगे मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन लगाई, लैम्डा एक्सप्रेशन लगा के मैंने लिखा एम डॉट, ये देखिए उस मॉडल की वैल्यूज आ गई, सिटी, जेंडर, आईडी, नेम, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो उस मॉडल क्लास की यहाँ पे इंटेलिजेंस काम कर रही है। और उस इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं आईडी का नाम यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे, वो तो नाम डिस्प्ले करना चाहता था, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये आगे उसके दूसरे टीडी के अंदर मैं वो आईडी डिस्प्ले करना चाहता हूँ, डॉट डिस्प्ले फॉर, डिस्प्ले ना, डिस्प्ले नेम फॉर और डिस्प्ले फॉर। अभी आपको पता चल जाएगा ये रेंडरिंग हेल्पर है, मीन्स के ये जस्ट वैल्यूज को यहाँ पे रेंडर करवाते हैं, इनपुट के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे, डिस्प्ले करना चाह रहे हैं हम चीज़ों को। तो वो मैं लिख रहा हूँ एम, आगे मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ किया, उसी तरह एम डॉट आई डी, ये मैंने यहाँ पास किया। अब यही काम मैंने करना है नेम के लिए, सिटी के लिए और जेंडर के लिए। इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे गया और इसको पेस्ट कर दिया, फिर मैंने पेस्ट कर दिया, फिर मैंने पेस्ट कर दिया। एक यहाँ पे आईडी, आईडी के साथ मैंने यहाँ पे लिखा नेम, यहाँ पे लिखा नेम, यहाँ पे लिखा सिटी और यहाँ पे लिखा जेंडर। जी, ये हमने हेल्पर क्लासेस को इस्तेमाल करते हुए ये डिस्प्ले फॉर और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले नेम फॉर, मीन्स के नेम फॉर जो उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो और यहाँ पे उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो। ये हमने दो किस्म की हेल्पर क्लासेस इस्तेमाल की हैं। अभी मैं जाता हूँ ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट के अंदर और रूट कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर जो है ना वो स्टूडेंट कर देता हूँ, स्टूडेंट। ठीक है ना, ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होगा। और इंडेक्स एक्शन मेथड जो है वो डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड होगा, इसी को रहने देता हूँ और कहता हूँ इसको IIS एक्सप्रेस के अंदर, IIS एक्सप्रेस के साथ गूगल क्रोम के अंदर डिस्प्ले करवा दो। जितने में ये होता है ना उतने में मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैंने लिखा है डिस्प्ले नेम फॉर, वो होगा डिस्प्ले नेम फॉर का क्या मतलब है। यहाँ पे ना मैं वही लेने दें, आप कंफ्यूज ना हो जाए। बिल्ड स्टार्टेड, यार आपके पास भी ये स्टूडियो इतना ही टाइम ले रहा है या मेरे पास ही ले रहा है? जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस सर आ रही। मैं कह रहा हूँ आपका विजुअल स्टूडियो भी इसी तरह टाइम लेता है या मेरे पास ले रहा है? मेरे ख्याल में जब MS Teams के साथ ये चल रहा होता है ना बहुत स्लो हो जाता है। वैसे विजुअल स्टूडियो 2019 इंस्टॉल करें, बड़ा ये यूज़फुल है, काफ़ी सारी वो उसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं। ख़ासकर जो आगे हमारे पास हमने पढ़ना है इंशाल्लाह ताला कि ये स्टूडियो 2019 के अंदर ना बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। आप इसके अंदर पाइथन का कोड लिख सकते हैं, Node.js का कोड लिख सकते हैं, आप इसके अंदर जो उसका एंगुलर का कोड लिख सकते हैं।
ब्लेज़र टेक्नोलॉजी, ज़ेमरीन, मीन्स की बहुत सारी चीज़ों के लिए एडिटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो आप इसको इंस्टॉल करें और उसमें से जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। लोड हो रहा है जी, क्या लोड हो रहा है? स्टूडेंट कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है और उस इंडेक्स एक्शन मेथड के अगेंस्ट यहाँ पे व्यू रेंडर करवाना है, एम्प्टी व्यू रेंडर करवाना है। और उस व्यू के अंदर मैंने स्टूडेंट के जो एसटीडी है, इसके अंदर मैंने आईडी, नेम और जेंडर वगैरह पास किए, वो डिस्प्ले करवाने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो वैल्यूज डिस्प्ले होना शुरू हो गई। आई डी इज इक्वल टू 1, नेम इज इक्वल टू जैन, सिटी गुजरात और जेंडर में। नज़र आ रहा है ना? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अगर ये आपको नज़र आ रहा है तो मैं ना दोबारा जाता हूँ यहाँ पे, जस्ट चेंजिंग करता हूँ। क्या चेंजिंग करता हूँ? चेंजिंग ये करता हूँ कि स्टूडेंट कंट्रोलर के जो स्टूडेंट की क्लास है ना, यहाँ पे आईडी के ऊपर जाके, आईडी के ऊपर जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखूँ? मैं लिखता हूँ जी के डाटा एनोटेशन को यूज़ करता हूँ, डिस्प्ले। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले, तो कुछ भी यहाँ पे मुझे वो इंटेलिजेंस ने डिस्प्ले से रिलेटेड गाइड नहीं किया, नहीं ना किया। डिस्प्ले की क्लास मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, मुझे इंटेलिजेंस नहीं बता रहा कि यहाँ पे मैं एनोटेशन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो एनोटेशन को इस्तेमाल करने के लिए ना एक्चुअली आपने एक नेम स्पेस ऐड करना है। यहाँ पे ना आप इसको पहले तो बंद कर लें। मैंने इसके वो रोक दी है। अब ये देख रहे हैं ना, डिस्प्ले के साथ मैं कह रहा हूँ कोई नो स्टेशन, वो कहता है स्टेशनरी कोई नहीं। अगर आप यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डाटा एनोटेशन, इस नेम स्पेस को, इस असेंबली को अगर आप यूज़ कर लेंगे तो आप ये देखिए डिस्प्ले, उसने इसको रिकग्नाइज करना शुरू कर लिया है और उसको उसने क्लास के तौर पे ट्रीट करना शुरू कर दी। ठीक है, नज़र आ रहा है? इसके अब वो एरर खत्म हो गया। डिस्प्ले, अब मैंने यहाँ पे लिखा यस सर। नेम इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ आईडी की जगह पे ना जो डिस्प्ले करना है वो रोल नंबर हो, आईडी की जगह पे रोल नंबर हो, आईडी ना हो। तो मैंने ये उसको दे दिया नेम इज इक्वल टू रोल नंबर। वैसे प्रॉपर्टी जो है वो आईडी के नाम से है, लेकिन वो डिस्प्ले करना है तो उसका नाम जो है वो मैंने दे दिया रोल नंबर। अब अगर मैं इस डाटा एनोटेशन को यूज़ करते हुए अगर मैं दोबारा इसको चलाता हूँ, बाकी मैंने व्यू को देखे कोई चेंज नहीं किया। मॉडल के अंदर मैंने एक डाटा को एनोटेट किया है, मीन्स के कहा है कि इसका नाम जो है वो रोल नंबर कर दो, मीन्स के आईडी ही हो, प्रॉपर्टी जो है वो आईडी ही रहे, आईडी जो है वो आईडी नेम जेंडर सिटी हो, लेकिन जो आईडी है उसका जो नाम है वो रोल नंबर रखती है मैंने, मीन के उसका एक एलियस रखती है, निकनेम रखती है रोल नंबर। और अभी मैं उस व्यू को दोबारा रेंडर करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे आईडी 1 नहीं डिस्प्ले हो रही, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है रोल नंबर 1, नेम जैन सिटीजन। अब यहाँ पे नजर आ रहा है रोल नंबर डिस्प्ले हो रहा है। यस सर। पहले आईडी डिस्प्ले हो रहा था, अब यहाँ पे रोल नंबर डिस्प्ले हो रहा है। हालांकि मैंने व्यू के अंदर तो कोई चेंज की कोई नहीं है, व्यू तो उसी तरह लिखा लिखा है। मैंने जस्ट मॉडल के अंदर जाके डिस्प्ले नेम इज इक्वल टू रोल नंबर कर दिया। अगर आप मॉडल, अगर आप व्यू के अंदर देखिए कि व्यू के अंदर वो किस तरह से नजर आ रहा है, इंडेक्स का ये व्यू हमने बनाया, डिस्प्ले नेम फॉर। तो लेट्स सपोज आपने ना स्टूडेंट के डिफरेंट व्यूज़ बनाए हुए हैं, फॉर एग्जांपल अटेंडेंस लेने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने उसको उसके रिजल्ट्स को अनाउंस करने के लिए, या उसका रिजल्ट अपलोड करने के लिए, या असाइनमेंट चेक करने के लिए डिफरेंट व्यूज़ बने हुए हैं। उन व्यूज़ के ऊपर ना वो आईडी इस्तेमाल हो रही है स्टूडेंट की। अगर मैंने यहाँ पे वो जिस तरह मैं कह रहा था ना आईडी लिखा होता, जिस तरह पहले मैं लिखने लगा था आईडी, और यहाँ पे उसकी आईडी को डिस्प्ले करवाया होता, फिर नेम और फिर मुझे क्या करना पड़ना था, मुझे अगर मैंने वो 15 व्यूज़ लिखे हुए हैं जिनमें स्टूडेंट की आईडी मैंने लिखी हुई है, तो 15 व्यूज़ को ओपन करना पड़ता है और 15 व्यूज़ के अंदर जाके
उनकी आईडीज़ लिखनी पड़ती, वहाँ पे चेंज करना पड़ता कि ये आईडी नहीं अब रोल नंबर है। अब अगर मैंने जितने भी व्यूज़ लिखे हैं इस सूरत हाल में, जब मैंने उसको स्ट्रांगली टाइप्ड HTML हेल्पर क्लासेस को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे वो m.id लिखा हुआ है, तो बैक एंड पे जाके जस्ट मैंने उसका डिस्प्ले नेम इज इक्वल टू रोल नंबर कर दिया। तो यहाँ पे देखें डिस्प्ले नेम फॉर, आईडी के लिए नाम को डिस्प्ले करो, तो आईडी के लिए नाम मैंने क्या लिखा, रोल नंबर, तो वो इस वजह से वहाँ पे रोल नंबर डिस्प्ले हो रहा है। तो जितने भी व्यूज़ के अंदर ये आईडी इस्तेमाल हो रही होगी ऑटोमेटिकली वहाँ पे रोल नंबर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ आ रही बात इसकी? यस सर। इसी तरह अगर आप इसको करते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इसको एडिट व्यू रेंडर करते हैं, स्टूडेंट कंट्रोलर के ऊपर जाते हैं, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं पूरे के पूरे एक्शन रिजल्ट को, एक्शन मेथड को सॉरी, और यहाँ पे मैं उसको जाके पेस्ट करता हूँ, एक नया एक्शन मेथड बनाता हूँ। क्या हो गया है इसको, एक्शन मेथड बना लिया और उसमें मैं कहता हूँ इंडेक्स की बजाय वो एडिट के लिए ये वाला व्यू रेंडर हो। अब हमने जब एडिट करना है तो इस व्यू पे आना है, मैंने इस एक्शन मेथड को एग्जीक्यूट करना है। अब एडिट करने के लिए मुझे यहाँ पे आईडी चाहिए कि किस स्टूडेंट को एडिट करना चाहते हैं, ठीक है ना। वो आईडी कैसे हमें मिलती थी, वो हम एक्शन लिंक के जरिए आ सकते हैं। एक्शन लिंक क्या चीज़ होती है, एक्शन लिंक मैं आपको बताता हूँ एक्शन लिंक क्या चीज़ होती है। मैं यहाँ पे ना एडिट की जाए, यहाँ पे एक और अभी बनाता हूँ इंडेक्स 1 के नाम से, एक मैंने और एक्शन मेथड बना लिया इंडेक्स 1, और यहाँ पे मैं एक व्यू बैग ये व्यू डाटा और व्यू बैग के बारे में पढ़ा है ना हमने, क्या होता है व्यू बैग और व्यू डाटा, को बता सकता है? और बोलो सही, व्यू बैग और व्यू डाटा क्या चीज़ होती है यार? एक तो आप लोगों को एक अच्छा बहाना मिला हुआ है, हमें आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ आ रही है बेटा? नहीं सर, वाकई आपकी आवाज बहुत ज्यादा लैग कर रही है। ना करो यार। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना आपको पता है ना, व्यू डाटा और व्यू बैग के अंदर हम चीज़ों को रख सकते थे और वो चीज़ें आगे भेज सकते थे, याद है ना। यहाँ से हम अगर कंट्रोलर से कोई चीज़ पास करना चाहते हैं अपने व्यू के ऊपर, तो हम व्यू डाटा या व्यू बैग के ज़रिए भेज सकते हैं, याद है वो चीज़। डायनामिक प्रॉपर्टीज़ या की वैल्यू पेयर्स के जरिए हम भेज सकते थे। यार आप लोग ना पढ़ते नहीं हो, आप यूँ करो, आप नेक्स्ट क्लास तक ना सारा पिछला कवर करके आओ, यहाँ से ही हम आगे स्टार्ट करेंगे और डाटा जो उसकी वैलिडेशन है वो अप्लाई करेंगे इसके साथ, और यहाँ से हम डिफरेंट व्यूज़ को क्रिएट करके ना मज़ीद हेल्पर क्लासेस के बारे में जानेंगे। तब तक आप ना पिछला ज़रा कवर कर लो, आप बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है आपकी, बिल्कुल जो पढ़ते हो टॉपिक बस वो लेक्चर ले लिया ख़त्म कर दिया, ऑनलाइन पेपर होने हैं कर लेंगे मैंने, यार इस तरह नहीं होता। आप लोगों का फ़ायदा इसी में है कि आप उसको लेक्चर को पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस भी किया करें, ताकि आप लोगों के माइंड में वो चीज़ें जो हमने पढ़ी हुई हैं, अभी जो हमने पढ़ी हुई हैं नहीं पढ़ी हुई हैं आपको कोई पता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक आपने वो पिछले लेक्चर्स जो है वो सारे के सारे हम इसी के रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं, शायद 3 या 4 लेक्चर हो चुके हैं, उन सबको एक मरतबा आपने रिवाइज करना है और रिवाइज करके आना है। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर हम इंशाल्लाह ताला इसको देखेंगे कि हम कैसे इसको लेके चलते हैं। और हो सकता है कि आपकी जो कल वाली क्लास है वो मुझे मेकअप के तौर पे परसों लेनी पड़े, तो मैं कोशिश करूँगा कि कल वाली क्लास खाली हो जाए आपकी, वरना फिर वो मेकअप के तौर पे हम परसों उसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक हो गया।
ओके सर। ओके सर। यस ठीक सर। है फिर तब तक यार वो लेक्चर्स आपने अटेंड करने हैं, लेक्चर अटेंड करने के बाद आना है और फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। लाजमी लेक्चर अटेंड करके आने हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।